हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, बाकी अदर स्टेट के जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है तो वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो इस बात के ऊपर करने वाले हैं कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स के वो कौन कौन से हैं, मतलब फिजिक्स के किस पार्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए सो दैट कि वहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में ये डिस्कशन रहेगा, बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, बस आपको एक हिंट मिल जाएगा कि हमें अगर हम कोई गलती ऐसी कर रहे थे तो हमें वो गलती इंप्रूव करके जो लास्ट के कुछ दिन बचे हैं आपके पास, जैसे बीएससी पैरामेडिकल वालों के एम्स के 15 डेज में एग्जाम है उनका 27 को। ठीक है, बाकी नर्सिंग वालों के लिए तो चलो अभी टाइम है, उनके पास 1 मंथ का टाइम है, लेकिन बाकी जो अदर स्टेट के नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है उनके पास भी लगभग 1 मंथ है। तो इस लास्ट के 1 मंथ में आपको क्या करना चाहिए सो दैट कि आपकी फिजिक्स का स्कोर इंप्रूव हो जाए, क्योंकि देखो फिजिक्स का स्कोर ही आपको सीट दिलवाएगा और ये चीज आपकी नीट में भी अप्लाई होती है और ये चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। ठीक है, लेकिन देखो जिसकी फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, या उनको ऐसा डर लगता है या वीक है, ऐसा कुछ भी है, तो प्लीज आप सभी जो है केमिस्ट्री और बायो इतना अच्छे से पढ़ो कि सपोज अगर मैं इसकी बात करूं बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल एम्स वाले की, तो उसमें जैसे 60 मार्क्स का दोनों का वेटेज है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो एटलीस्ट मतलब 60 में से जो है आपके कम से कम 50 मार्क्स उसमें गेन होने चाहिए। ठीक है, इस तरह की मेहनत करो बायो और केमिस्ट्री में, अगर फिजिक्स आपकी वीक है तो उस केस में। ठीक है, बाकी फिजिक्स तो देखो अच्छे से पढ़नी है, जितना एफर्ट फिजिक्स में लगा सकते हो उसी से सीट आपको मिलने वाली है। क्योंकि आप ये मान के चलो कि जनरल ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हो तो 60 प्लस स्कोर आपका होना ही चाहिए अगर आपको एम्स में सीट चाहिए बीएससी नर्सिंग के केस में, और अगर बीएससी पैरामेडिकल वाले हो तो 55 प्लस तो होने ही चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखो, तो उस अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी होगी। क्लियर है? अब यहां पर देखो, पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस आने वाला है, चाहे हम एम्स की बात करें या किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें। बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का जब आप एग्जाम दोगे तो उसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आएगा। ठीक है, तो 11th और 12th दोनों के सिलेबस में से हमको किस पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए, पहली चीज ये आप समझ लो। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये समझो कि आपको 12th के सिलेबस पे ज्यादा अपना फोकस रखना चाहिए, क्योंकि 12th में जो भी चैप्टर्स हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू 11th के सिलेबस के। क्लियर है? तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अभी 11th पढ़ रहा है, उसके 11th के भी 5-6 चैप्टर्स हैं, वो पहले सोच रहा है कि मैं पहले 11th खत्म कर लूं, लेकिन तब तक क्या होगा कि ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपके पास कुछ गिने चुने दिन बचे होंगे जिसमें आप सोचोगे कि अब मैं 12th पढ़ लेता हूं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, आप सबसे पहले अपने 12th क्लास के सिलेबस पर फोकस करें। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लो कि हमें 12th क्लास के सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 11th पे नहीं करना, लेकिन 12th पे ज्यादा मतलब आपको फोकस करना होगा। क्लियर है? 12th के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखो जितने भी यूनिट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फिर एसी करंट है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और ऑप्टिक्स है, फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया। ठीक है, एटम्स इन न्यूक्लियाई, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, तो चार्जेस के बारे में देख लेना। और देखो आप फिजिक्स इस तरीके से पढ़ो कि आपको देखो ज्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए एम्स वगैरह के लिए, कोई भी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ो कि हर टॉपिक को टच कर लो, हर टॉपिक में देख लो कि इसमें है क्या, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, उसमें जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से लिखकर याद कर लो, और साथ ही साथ उस फॉर्मूला को न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना ये सीख लो। अगर इतना कर लिया तो बस बहुत है, आपकी फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा करना नहीं है कि नहीं ये वाली बुक भी खरीदो, वो वाली बुक भी खरीदो, फिर इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं, उसके भी कर रहे हैं। तो अगर इतना करना होता तो इतने में तो फिर नीट क्लियर हो जाता। ठीक है, तो इतना करना ही नहीं है, तो मैंने बता दिया क्या करना है। बस सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से टच कर लो कि इसमें है क्या, थोड़ा थोड़ा समझ लो उनको। फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं मतलब हर चैप्टर के, वो अच्छे से याद कर लो, और उन फॉर्मूला का यूज कैसे होना है न्यूमेरिकल्स में, अगर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ही कर लोगे तो वो भी काफी है। ठीक है, बाकी मैं एक चीज यहाँ पर आपको बता दूं, मैंने एक प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो डाली थी एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने बताया था। तो उसमें मैंने फिजिक्स के बारे में एक बताया था, एक टीचर है गौरव गुप्ता सर, वो पहले वेदांतों में पढ़ाते थे,
फिर अब वो अनअकैडमी पढ़ाते हैं, तो उनके कुछ वीडियोस पढ़े हैं 2019 के आई थिंक, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया हुआ है, वो वीडियो में उन्होंने क्या करा है, हर चैप्टर को वन शॉट में समझाया है, ठीक है। तो उनकी वीडियोस देखो, सबसे पहली चीज है उन्होंने बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें नहीं बताई हैं, वो ही बताई हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि उसको फॉलो करोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी भी जैसे लास्ट के कुछ दिन बचे हैं बीएससी पैरामेडिकल वालों के लिए, सपोज 15 डेज बचे हुए हैं, और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 1 मंथ का टाइम है, ठीक है। तो अगर आप उसको फॉलो कर लोगे ना तो उसके लिए उसका आपको 100% बेनिफिट होगा। ये बात आप मेरी मानकर देख लो, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप यही सोच रहे हो, आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा कि हम फिजिक्स कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे ना करें, तो सबसे अच्छा है जो मैं वीडियो बता रहा हूँ उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो लगभग 35 मिनट्स की है, पूरी वीडियो आपको नहीं देखनी, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो वैसे ही प्रिपेयर करो, ठीक है। फिर भी अगर देखना हो कैसे करना है उसमें, फिर भी मैंने उसमें बताया है, और सब कुछ मैंने वो बताया कि आपको फ्री में सोर्सेज कैसे मिल सकते हैं। तो उसी में जो मैं फिजिक्स वाला पार्ट मैंने कहीं उस वीडियो में जहां पर भी डिस्कस करा है, वहां पर डायरेक्टली आप स्किप करके पहुंच जाना। और वहां पे मैंने ये बताया है कि फिजिक्स में हर चैप्टर वाइज जो उन्होंने गौरव गुप्ता सर ने करवाया है, एक एक चैप्टर वन शॉट में, तो उन्होंने ऐसे कराया कि कॉन्सेप्ट भी समझाया है, उसके जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उस चैप्टर के वो भी बताए, और साथ में उस चैप्टर के फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल जो है एक एक दो सबके टॉपिक वाइज करवाया है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि इसके आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा, सारे फॉर्मूले भी आप लिखकर उससे याद कर लोगे, आपकी न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से जो है या इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, ठीक है। तो उस वीडियो को प्लीज एक बार जरूर देख लेना, जो भी अगर थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता है फिजिक्स में, मैं पक्का बोल रहा हूं कि उससे बेनिफिट होगा, ठीक है। और वो फ्री में यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो आप उसको यूटिलाइज करो। और बाकी तो ये है कि देखो, इतना टाइम है नहीं कि पूरा वन शॉट वीडियो या कुछ और पूरा चैप्टर खोल कर देखो, 3-3 घंटे उसको पढ़ो, तो इतना टाइम नहीं है। तो मैं शॉर्ट में करने वाली चीज बता रहा हूँ कि फिजिक्स इस तरीके से करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। अब वापस आते हैं कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उस बात पर। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड, ये वाला जो टॉपिक है, तो इसमें चार्जेस वगैरह के बारे में पढ़ लेना। जैसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये रहता है कि चार्जेस अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या मास ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो प्लीज इसको ढूंढना। तो इस टाइप के थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है, और कि मतलब Q इक्वल टू एनी आपके इंटीजर्स की फॉर्म में चार्जेस जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और बाकी देख लेना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, ये थोड़ी बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। और बाकी इलेक्ट्रिक चार्जेस में यहाँ पर टॉपिक इन्होंने ओपन करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो पता ही होगा, ठीक है। चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और उसके बाद कुलाम्स लॉ जरूर पढ़ लेना, F इक्वल टू K/Q1 Q2 अपॉन R², ये कुलाम्स लॉ है। इसमें देख लेना K जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है, एप्सिलॉन की यूनिट क्या होती है, ये सब देख लेना, ठीक है। और उसके बाद और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी एक बार जरूर अच्छे से देख लेना, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उस पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, उससे रिलेटेड जितने केस हैं उसके सभी के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और बाकी गॉस थ्योरम देख लेना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, गॉस थ्योरम क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, और जितने भी फॉर्मूले हैं, मतलब इनफाइनाइट शीट हो आपकी, इनफाइनाइट मतलब ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती, वो कैसे पता लगेगा, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तभी पता लगेगा, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है। तो ये वाले इसमें मैंने बता दिया कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पूरा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और बाकी इसमें कंडक्टर इंसुलेटर चाहो तो छोड़ देना, ये कोई दिक्कत नहीं है, बाकी डाइलेक्ट्रिक वगैरह छोड़ सकते हो, लेकिन कैपेसिटर अच्छे से पढ़ लेना कि उसमें डाइलेक्ट्रिक जब डालते हैं, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक, उसका केस क्या होता है, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वैल्यूज दे देंगे C और V की, और बोलेंगे हाफ CV² लगा के फॉर्मूला यूज करके एनर्जी निकाल दो, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ हो गया, और उसके बाद जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और उनका रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के साथ, जैसे कि I = NE/VD होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेना। इसके 3-4 फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक पावर के, जैसे P इज इक्वल टू वी आई होता है, फिर P इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर, इस तरीके से भी फॉर्मूला होता है। तो जो भी फॉर्मूला पावर के वो देख लेना, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। और कलर कोडिंग देखना चाहो तो देख लेना, बाकी मेरे को खुद से इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें टर्म्स आपको पता होने चाहिए। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में, और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी देख लेना, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन भी देख लेना, सीरीज और पैरेलल में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। किरचॉफ लॉ देख लेना, और व्हीटस्टोन ब्रिज में न्यूमेरिकल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पोटेंशियोमीटर चाहो तो छोड़ सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है वो, व्हीटस्टोन ब्रिज आसान है लेकिन, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर बायट-सावर्ट लॉ देख लेना इस चैप्टर में, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एम्पेयर्स लॉ देख लेना, साइक्लोट्रॉन देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बार जरूर देख लेना। और टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन टू अमीटर एंड वोल्टमीटर। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनोमीटर को जो है अमीटर या वोल्टमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, और अमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्लीज़ मत छोड़ना, ठीक है। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में तो देख लेना, ठीक है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जितना पढ़ पाओ। बाकी पैराडाई और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और इनके एग्जांपल्स, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस आपको पता ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, टेम्परेरी होती है, परमानेंट वाले परमानेंट होती है। और बाकी जो भी डिफरेंस होते हैं, ठीक है, जिनका ओरिएंटेशन वगैरह होता है, स्पिन वगैरह होता है, वो कैसा होता है, ठीक है। और फिर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो फैराडेज लॉ इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, लेंज लॉ क्या है, लेंजस लॉ क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। एडी करंट्स क्या है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। और फिर एसी करंट में देखो एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ लेना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो कि जेड मतलब जेड की वैल्यू निकालनी होगी, या तो आर और आर की दी होगी, सी की दी होगी, एल की दी होगी, जो भी है, ठीक है। तो एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ लेना। रेजोनेंस क्या होता है ये पढ़ लेना। वॉटलेस करंट किसे कहते हैं ये पढ़ लेना। और रिएक्टेंस और इम्पीडेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये पढ़ लेना। एसी जनरेटर अच्छे से पढ़ लेना, इसके कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसके जो मोशन होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो एसी जनरेटर इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जितना कुछ लिखा है उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स होती हैं, जैसे कि यूवी रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, ठीक है, जितने टाइप की ये रेज होती हैं, वेव्स होती हैं, तो उनका ऑर्डर क्या होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में जो ऑर्डर होगा उसका जस्ट अपोजिट वाला ऑर्डर वेवलेंथ का होता है। तो वो वाला जो ऑर्डर है ना, वो बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम में कि इसमें बताओ कि ये इसका ऑर्डर क्या आएगा, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसमें से किसकी है, या सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसमें से किसकी है। तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, तो वो वाला टॉपिक एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में देख लेना, और ऑप्टिक्स पहले भी अपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना, और टीआईआर के बारे में देख लेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके एप्लीकेशन क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। जैसे मिराज हो गया, सॉरी टोटल इंटरनल, हाँ ठीक है, मिराज हो गया, और एक दो और एग्जांपल होते हैं वो भी देख लेना, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। बाकी जो लेंस मेकर्स फार्मूला है वो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। लेंस मेकर्स फार्मूला पे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन वगैरह ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक बार इनको भी ऊपर ऊपर से देख लेना। बाकी ये थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि ब्लू कलर स्काई का क्यों है, रेड अपीयरेंस क्यों होता है सन का सनराइज और सनसेट के टाइम पे, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना। और माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है तो इनको स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ लेना, और वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स वो क्या होते हैं, और ये प्रूफ तो रहने देना। और इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, उसमें जो भी न्यूमेरिकल है फ्रिंज विड्थ का निकालने का, और कोहेरेंट सोर्सेस किन्हें कहते हैं ये देख लेना एक बार।
और फिर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स हो सके प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से काफ़ी कुछ पूछने की उम्मीद है, ठीक है। और फिर रिजॉल्विंग पावर देख लेना, अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह मिल जाए। ब्रूस्टर लॉ क्या होता है, ठीक है, ये देख लेना। और उसके बाद जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो देखो ये जो है ना आपका ये मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट डुअल नेचर वाला हो गया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी में आ जाता है। फिर एटम्स एंड न्यूक्लियाई हो गया, और ये फिर न्यूक्लियाई इसी में आ गया, ठीक है। ये प्लीज़ तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, ये पूरे पढ़ लेना, इसमें कुछ भी मत छोड़ना, ठीक है। ये पढ़ लोगे, और उसके बाद जो है फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो है जीनर डायोड वगैरह के बारे में पढ़ लेना। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसके अलग अलग केसेस क्या होते हैं, ठीक है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में। और उसके बाद जीनर डायोड मैंने बता दिया। फोटो डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, ठीक है। एलईडी क्या होता है, वो मतलब किस में काम करता है, फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में काम करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे कि पीएन जंक्शन जो है मतलब वो फॉरवर्ड बायस में होगा तो किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर रिवर्स बायस में होगा तो उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस चैप्टर से, ठीक है। बाकी गेट्स के बारे में पढ़ लेना, गेट्स कौन कौन से होते हैं, नैंड गेट, एंड गेट, और गेट, कितने गेट्स हैं, ठीक है। जो भी गेट्स हैं उनका एप्लीकेशन क्या है, इनकी जो ट्रुथ टेबल होती है वो उनको याद कैसे करना है वो पढ़ लेना। बाकी इनके जो आउटपुट होते हैं वो कैसे निकालते हैं वो देख लेना, ठीक है। और चाहोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक भी पिन कर दूंगा इसके ऊपर। लॉजिक गेट्स मैंने एक बार पढ़ाया था बहुत पहले, ठीक है। तो वो वीडियो चाहो तो एक बार देख लेना, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि गेट्स क्या होता है, किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये चाहो तो पूरा छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ देना। अब ये हो गया आपके 12th का सिलेबस। 12th में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये तो देखो बेसिक चीज़ें, ये आपको आनी चाहिए कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग नीचे चलते हैं, ठीक है। तो देख लेना मतलब एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे चेंज करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना आना चाहिए, कैसे बनता है वो आना चाहिए, ठीक है। ऐसा यूनिट कौन कौन सी हैं वो देख लेना, और सिग्निफिकेंट फिगर करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी एरर्स एंड मेजरमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरर्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एरर्स वगैरह जो है मैंने करवाए भी थे, उस वीडियो के लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, चाहो तो एक बार देख लेना, ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है एरर्स वगैरह, और उसके न्यूमेरिकल्स भी बताए हैं, ओके। और फिर यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस है, ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी टी के टर्म्स में, ठीक है, और वहाँ पे पूछा जाएगा कि इतने टाइम पर आपको जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो वो आपको आना चाहिए। बाकी वीटी ग्राफ हो गया, एसटी ग्राफ हो गया, ये देख लेना ग्राफ किस तरीके के होते हैं। ग्राफ पे क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि सपोज एक व्हीकल है, वो स्टैटिक है, रुका हुआ है वो, ठीक है, तो उसका वीटी ग्राफ कैसा होगा, या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसका वीटी ग्राफ कैसा होगा, तो ये एक बार देख लेना, ठीक है। फिर मोशन इन अ प्लेन, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ पर वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, और ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वेक्टर को। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लेना वेक्टर्स के बारे में, बस वेक्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थोड़ा सा देख लेना, और उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ तीनों आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, उनके फॉर्मूला जो भी होते हैं, जैसे F=ma हो गया, ठीक है। और फ्रिक्शन चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स एक बार जरूर देख लेना, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। और ये जो है ना व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, यहाँ पर एक स्पीड कैलकुलेट करने को आती है। आई थिंक मेरे को याद अभी सही से नहीं आ रहा, V=√R²G करके पता नहीं शायद कोई फॉर्मूला होता है, तो वो देख लेना, ठीक है। और फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, ये तो सिंपल से चैप्टर है, इसको कर लेना। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव कौन से होते हैं, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन देखो सबको थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर लगता है, तो इसे छोड़ना चाहो तो पूरा का पूरा छोड़ सकते हो, और पढ़ना चाहो तो फिर बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, तो इससे अच्छा इसको छोड़ ही देना, ठीक है। और फिर ग्रेविटेशन हो गया, इसमें केपलर्स लॉ देख लेना, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, ये अच्छे से देख लेना, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है, स्मॉल जी का आई थिंक Gm/r², इस तरीके से फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देख लेना। फॉर्मूले तो देखो सारे देखने हैं, ठीक है।
फिर यहाँ ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप हो गया, हुक्स लॉ हो गया, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, शेयर मॉडुलस क्या होता है, पॉइजन रेशियो क्या है और इलास्टिक एनर्जी क्या है। तो ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर प्लीज़ स्किप मत करना गलती से भी। और फिर ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये वाला भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्कल लॉ हो गया, और फिर स्टोक्स लॉ हो गया, विस्कोसिटी क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो, पूरा का पूरा चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी सही चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का एक्सपेंशन कैसा होता है उसका एक दो न्यूमेरिकल करके देख लेना, ठीक है। हीट ट्रांसफर के मोड्स देख लेना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इनके कुछ लॉस वगैरह भी दिए, जैसे ये वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ है, स्टीफन्स लॉ है, तो ये एक बार देख लेना, ठीक है। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में सारे लॉ पता होने चाहिए, जीरोथ लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, ये देख लेना। और उसके बाद यहाँ पर जो है कैरनॉट इंजन आता है, वो एक बार देख लेना, कैरनॉट इंजन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको न्यूमेरिकल में ही कैसे यूज़ करेंगे। बाकी अगर रेफ्रिजरेटर और वो भी है हीट पम्प, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना उन दोनों का। हाँ, जैसे ही लिखा है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, तो ये दोनों टॉपिक अच्छे से देख लेना। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं वो देख लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है काइनेटिक थ्योरी, ये करना चाहो तो कर देना, ठीक है। वैसे इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को, तो चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो वैसे देख लेना, और क्योंकि सारे चैप्टर से थोड़ा डिफरेंट है। फिर ऑसिलेशन ऑन वेव्स, ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है जहाँ से आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर एसएचएम के बारे में पढ़ लेना, उसकी इक्वेशन के बारे में पढ़ लेना, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेना। चाहो तो खाली एनसीईआरटी के जो भी एग्जांपल्स दिए वो देख लेना। फ्री फोर्स्ड और डैम्ड ऑसिलेशंस में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये देख लेना। बीट्स क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतना ही था, सब खत्म हो गया, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया, वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। मतलब फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो वाली वीडियोस आप एक बार ज़रूर देख लेना उसको ढूंढ के, ठीक है। तो आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा, क्लियर है। तो इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको कन्वे कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।